तो अपन एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे और उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे और अपन को क्वेश्चन नंबर 4 करना था। तो जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है HCF, उसमें दिया है प्रश्न में HCF 306 और 657 बराबर 9। यहाँ लिख देंगे अपन हल के बाद अपन लिख देंगे दिया है इस प्रकार से। फिर यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? तो LCM 306 और 657 अपन को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चंस में ये 7 स्टार क्वेश्चंस हैं और इसके 90% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दिया है अपन को HCF 306 और 657 का जो HCF है अर्थात महत्तम समापवर्तक है वो 9 दिया है, और जो LCM है 306 और 657 का वो अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, क्या? LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये सूत्र पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ अपन मान रख देंगे। तो LCM का मान तो अपन को पता नहीं, तो LCM की जगह पर अपन लिख देंगे LCM गुणा HCF। HCF कितना दिया है? 9 बराबर पहली संख्या क्या है? 306 और दूसरी संख्या क्या है? 657। सिंपली अब इसके बाद अपन को क्या करना है कि जो 9 यहाँ पर गुणा में है उसको अपन को इस साइड लेके जाना है बराबर के दूसरे पक्ष में। तो जब भी अपन एक संख्या को जो गुणा में हो उसको दूसरे साइड ले जाते हैं, तब गुणा से अगर वो दूसरे साइड में जाएगी तो वो भाग में चली जाएगी। तो LCM यहाँ पर 9 काय में है? गुणा में है, तो वहाँ पर जाएगी भाग में। अगर प्लस में होती तो माइनस में जाती, लेकिन यहाँ पर गुणा में है तो भाग में जाएगी। तो अपन लिखेंगे 306 गुणा 657 भागे 9। अब 9 एकम 9, 9 30 27, 30 में से 27 जाएगा, 3 बचेगा और 3 पे 6 उतारेंगे 36, 9 चौको 36, 34 आएगा। तो अब LCM बराबर 34 गुणे 657। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 22, 33, 8। और सॉल्व कैसे? तो 34 गुणे 657 में वो अपन यहाँ करेंगे ले रहे। अब ये ऐसा लिखा है 34 गुणे 657, तो गुणा में अपन इसको 657 गुणे 34 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 7 बार 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, 2628 गुणे जब 3 का करेंगे तो 30 आते 21, 3 5 15 और 2 17, 3 18 और 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 और 1 12 हासिल का, और 1 और 1 2, 22 33 8। तो जो हो जाएगा LCM 22 33 8। यह होगा रफ कार्य में लिखने का। जितना नीला पेन से लिखा है ये अपन को रफ कार्य के लिए है, इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। और जो परफेक्ट सवाल है वो इस तरीके से लगेगा। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राप्त संख्या n के लिए संख्या 6n पे घात का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चंस का मतलब है कि प्राप्त संख्या पहले तो समझो। तो प्राप्त संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राप्त संख्या कहते हैं। तो किसी प्राप्त संख्या, तो n का मान 1 से लेकर
अनंत तक हो सकता है। ठीक है जी, जो 6 पे घात n लिखा है तो n का मान कितना हो सकता है, 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। तो जांच कीजिए कि किसी प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या n का मतलब क्या है, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो प्राप्त संख्या n के लिए 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त। अब 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, जैसे अपन ने माना कि n बराबर क्या है, 2 है। ठीक है जी, n बराबर क्या है, 2 है। तब अपन क्या करेंगे, 6 पे घात 2 बराबर कितना आएगा आंसर, 36। तो इसका जो संख्या का अंक है वो किस पर समाप्त हो रहा है, तो वो समाप्त हो रहा है 6 पर। 6 पर समाप्त हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है मतलब 0 पर समाप्त हो सकता है। तो अपन का 0 पर समाप्त करना है, अपन को ये बताना है कि 0 पर समाप्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ तो 6, जब अपन ने 6 पे घात 2 करी तो काय पे समाप्त हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है। जब अपन 6 ही पे घात अगर 3 कर दे हैं तब कितना आएगा, 36 गुणे 6 बराबर 6 छंग 36, 3 6 3 18 और 3 21, 216। अभी भी 6 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है जी, तो अपन को यह सिद्ध करना है कि क्या किसी भी प्राप्त संख्या 6 पे घात n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। तब इस सवाल को किस प्रकार से करना है वो अपन देखेंगे। तो इस सवाल को किस प्रकार से, अब आप समझ गए होंगे कि जब अपन n का मान कुछ भी मानेंगे, n का मान अपन कुछ भी मान सकते हैं, और जब उसका अपन जब सॉल्यूशन करेंगे, घात मतलब उतनी बार गुणा करेंगे, तो जो अपनी संख्या है वो 0 पर समाप्त होनी चाहिए। तब अपन लिख सकते हैं कि हाँ यह सत्य है कि किसी भी 6 पे घात n के लिए कोई ना कोई ऐसी संख्या है, मतलब कोई ना कोई ऐसी प्राप्त संख्या है, जब अपन उसका गुणा करेंगे उतनी बार तो जो संख्या है 0 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो अपन कह देंगे कि ऐसी कोई भी प्राप्त संख्या नहीं है जिसके लिए 6 पे घात n का जो अंक का मान है वह 0 पर समाप्त हो जाए। तब इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, तो अपन को दिया है संख्या, दी है क्या, संख्या बराबर दी है 6 पे घात n। ठीक है जी, तब अपन इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 6 पे घात n बराबर अपन लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे घात n। चूँकि इस संख्या के गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं है, मतलब 6 का गुणनखंड जब अपन ज्ञात करेंगे, 6 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 6 का गुणनखंड जब अपन ज्ञात करेंगे तो 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है जी, तो 6 के गुणनखंड ज्ञात करवे में अपन का 5 नहीं मिले, और 6 के गुणनखंड ज्ञात करवे में अपन को 5 नहीं मिले, तो अपन लिखेंगे चूँकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अतः ऐसा कोई भी n नहीं है, n माने कोई भी ऐसी प्राप्त संख्या नहीं है जिसके लिए 6 पे घात n का मान का अंक 0 अर्थात 0 पर समाप्त हो सके। क्योंकि अब अपन का लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं, अब जानते क्या हैं कि किसी
भी संख्या के लिए, किसी भी संख्या के लिए उसके न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए यदि n के लिए वह 0 पर समाप्त हो। तो ऐसा तो लिखना है अपन को एग्जाम में, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लिखना है बिल्कुल एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आ रही कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 6 का, वो अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर गुणनखंड 5 भी होता, मतलब न्यूनतम 2 और 5, न्यूनतम 2 और 5 से मतलब क्या है कि जैसे अपन ने लिखा क्या, जैसे अपन ने लिखा क्या, एक सेकंड, जैसे अपन ने लिखा 150 लिखे रह रहे 150। अब 150 को अपन 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 75। 2 फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 1 और 3 5 15, 5 5 5 1। तो अब 150 बराबर क्या आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो न्यूनतम से मतलब है कि एक बार 5 हो गए और एक बार 2 हो गए। अपन को सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि न्यूनतम एक बार 2 होना चाहिए। अभाज्य गुणन, उसके न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, मतलब 2 और 5 तो होना चाहिए। अगर एक बार भी है तो भी ठीक है, न्यूनतम एक बार अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 0 पर किसी भी संख्या को समाप्त होना है, किसी भी प्राप्त संख्या n के लिए जिसके ऊपर घात काय की चढ़ी हो, किसी भी प्राप्त संख्या n की, मतलब कोई भी हो सकता है 1 से लेके अनंत तक के बीच की, तो उसके लिए जो संख्या है 6, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए अगर उसको 0 पर समाप्त होना है। तो चूंकि 5 तो है नहीं, 2 और 3 है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यह ऐसे ही लिखा है, चूँकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आता, ऐसी कोई भी n नहीं है जिसके लिए 6 पे घात n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सके। अब देखना, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अपन ने लिखा 20 लिखा, ठीक है जी, 20 लिखा, इसको पहले 2 से काटेंगे तो आएगा 10, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 5 और 5 से काटेंगे तो आएगा 1। तो 20 बराबर क्या है 2 गुणे 2 गुणे 5 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 और 5 हैं। अब अगर अपन 20 पे घात कितने की भी चढ़ा दें, जैसे अपन ने 20 पे घात n चढ़ाई, तो क्या इसका जब अपन आंसर करेंगे, मतलब जब इसकी कैलकुलेशन n बराबर अपन ने क्या मान लिया 3, तो जब 20 पे घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 20 गुणे 20 गुणे 20, तो 400 गुणे 20, 400 दूनी 8, 800 और 1 0, तो कितना आया 8000 आया। अब 8000 आया तो ये 0 पर समाप्त हो रहा है, ये 0 पर समाप्त हो रहा है। और 0 पर समाप्त किस लिए हो रहा है, कारण क्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हैं। तो जिस भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं वह 0 पर समाप्त हो सकती है किसी भी प्राप्त संख्या n के लिए। और जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 में से कोई भी नहीं है, अगर 5 अकेला होता तो भी नहीं होता, 2 और 5 कंपलसरी मतलब अनिवार्य है। अगर एक बार भी है तो ठीक है, लेकिन होना चाहिए। तो वैसा ही अपन ने लिखा संख्या 6 पे घात n, 6 पे घात n बराबर 2 गुणे 3 पे घात n। चूँकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 2 और 3 है, अतः ऐसा कोई भी n नहीं है जिसके लिए 6 पे घात n का मान अंक
0 पर समाप्त हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के लिए उसके न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए यदि n के लिए वह 0 पर समाप्त हो। तो अपन को इस प्रकार से लिख देना, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, ये समझाने के लिए था, आप इसको नोट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देख ले। अब अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार दिया है जी, दो अलग अलग संख्याएं दी, एक दी 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दूसरी दी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो ये कह रहा है कि इन संख्याओं को, जो दो संख्याएं हैं अलग अलग, इनको यह संख्याएं भाज्य हैं, तो भाज्य क्यों हैं? ये संख्याएं जो दी हैं ये भाज्य हैं, तो कै हैं, क्यों हैं? तो अपन देखते हैं दिया है, पहले इस प्रकार से लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? संख्या बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, एक को हल करेंगे, और ठीक इसी प्रकार इस साइड अपन दूसरे को हल कर देंगे। दूसरी संख्या दे डैश लगा देंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब लिखेंगे अपन तब अपन क्या करेंगे, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे और इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो जब अपन 13 को ऐसा कॉमन लेंगे, 13 लिख देंगे बाहर, तब 7 गुणे 11 गुणे, अब इस 13 के स्थान पर क्या बचेगा? अब ये 13 तो चलेगा इस साइड, तो 13 के स्थान पर क्या बचेगा? 1 गुणा में, प्लस ये 13 भी चलेगा आगे, तो क्या बचेगा? 1, ऐसा, ठीक है जी। और यहाँ पर भी क्या बचेगा? 7। अब अपन ने यहाँ पर किसको कॉमन लिया है? 5 को, तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 5 तो चलेगा आगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, अब ये 5 भी चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा 1, चूँकि 5 तो चलेगा, तो क्या बचेगा? 1। जब भी कॉमन लें, और जैसे 5 कॉमन ले रहा है तो उसकी जगह पे 1 बचता है। जैसे यहाँ पर अपन ने 13 कॉमन लाए, तो उसकी जगह पर क्या बचेगा? 1। चूँकि अब 1 का किसी भी संख्या में गुणा करो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस 1 को अपन हटा भी सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं 7 गुणे 11 प्लस 1, लेकिन प्लस वाले का महत्व होता है, गुणा वाले का महत्व नहीं होता है 1 का। डैश लगाएंगे, अब लिख देंगे 7 गुणे 6 गुणे, अब 1 को हटाए दे रहे, 4 गुणे 3 गुणे 2। अब ये एक बार एक सवाल ने भी दिया था, उसको भी छोड़ देते हैं, और प्लस 1। अब इसको हल करेंगे, 11 7 77, 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78, 78 गुणे 13, या 13 गुणे 78, बात एक गई है। यहाँ आ जाएगा 5, 7 छंग 42, और 3 दूनी कितना होगा? 6, 6 चौको 24। अब देखना, अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 78 गुणे 13, और इसको लिख सकते हैं 42 गुणे 24 गुणे 5। बयालीस गुणे 24 गुणे 5, चूँकि जो कोष्टक के बाहर संख्या लिखी उसका मतलब है कि इसमें उसका गुणा होना है, तो अपन ने लिख दिया 42 गुणे 24 गुणे 5, और यहाँ लिख दिया अपन ने 78 गुणे 13। अब अपन ने भाज्य संख्या की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि जब अपन इस संख्या का गुणा करेंगे 78 गुणे 13, तो कोई भी संख्या आएगी, सपोज करो n आएगी, और जब अपन 24 गुणे 42 गुणे 5 अर्थात 42 गुणे 24 गुणे 5 करेंगे, तो समझ लो कि n बनाएगी। तो जो भी संख्या आएगी तो वो संख्या 13 से भी कट जाएगी, क्योंकि अगर गुणा में 13 लिखा है तो इसका मतलब वो संख्या, जो भी संख्या आएगी वो 13 से तो कट जाएगी, और वो 78 से भी कट जाएगी। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? इसके गुणनखंड एक तो 1 होता है, क्योंकि 1 से तो हर एक संख्या कट जाएगी, और एक जो
78 गुणे 13 करेंगे, जो भी आंसर n आएगा, मतलब कोई भी आंसर जो भी आएगा, तो जो आएगा वो उससे भी कट जाएगी और फिर 13 से भी कट जाएगी, क्योंकि गुणा में जब 78 गुणे 13 कर रहे तब वो संख्या आ रही है। जैसे अपन लिखें 4 गुणे 2, तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, आंसर कितना आया, 8। इसी प्रकार से आप 78 गुणे 13 करेंगे तो जो n आंसर आएगा वो 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा। तब इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 से ज़्यादा तो हो गए, और जब 2 से ज़्यादा हो गए तो अपन कह देंगे कि वह भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ कितने हैं, 42 गुणे 24 गुणे 5, जब अपन कोई भी संख्या आएगी तो n1 मतलब गुणा करने के बाद चाहे जोन सी भी संख्या आ जाए तो वो संख्या 5 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी और 42 से भी कट जाएगी। तब इसके कितने गुणनखंड, 1 2 3, ये तो हो ही गए 3, साथ में 1 से भी कट जाएगी, स्वयं से भी कट जाएगी, तो कितने होगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। तब अपन कह सकते हैं, अपन को इस तरह लिखना नहीं है तो हमने समझाने के लिए लिखा था 78 गुणे 13। अब अपन को लिखना है चूँकि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः यह संख्या भाज्य है। ठीक है जी, तो इस सवाल को अपन को ठीक इस प्रकार से करना है और इसको अपन को नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिखाया था। तो इस प्रकार से अपन इसको कर देंगे, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः यह संख्या भाज्य। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि व्याख्या कीजिए कि यह संख्या भाज्य क्यों है, तो अपन ने कह दिया क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः यह संख्या भाज्य है। तो ये सवाल भी हो गया, इस प्रकार से अपन इसको लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। अब जो अगला क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे अपन कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो किसी खेल के मैदान के चारों तरफ, ये समझ लिया, ये है एक वृत्ताकार पथ। अब इस पथ पर क्या हो रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इस पथ का पूरा चक्कर लगाने में, और जो रावी है इसी मैदान को पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और रवि को कितना लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट। अब देखना, सोनिया को इसी मैदान का चक्कर लगाने में, सपोज करो यहाँ से दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से या जब ये पूरा चक्कर लगाने के बाद यहीं पर आएंगी तो सोनिया 18 मिनट ले लेगी और रवि इसको 12 मिनट में ही पूरा कर देगा। तो स्पीड किसकी तेज़ है, रवि की स्पीड तेज़ है, रवि ज़्यादा तेज़ दौड़ता है तभी तो 12 मिनट में आ जाता है, और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया की जो स्पीड है दौड़ने की वो धीमी है, मतलब कम है। अब जब ये दोनों यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि कितने समय पश्चात ये दोनों इसी स्थान पर, इसी बिंदु पर जहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं वहाँ एक साथ मिलेंगे, मतलब यही बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। अब देखना, अब इसको कॉमन सेंस से समझा रहा है पहले, मतलब एक दिमाग लगाने योग्य। तो जब अपन इसको दिमाग लगाएंगे कि जब 1 मिनट, जब सोनिया 18 मिनट में यहाँ आ जाएगी, 36 मिनट में 2 बार चक्कर लगा लेगी, ठीक है जी। तो 36 मिनट में जब सोनिया 2 चक्कर पे यहाँ होगी तो 36 मिनट में ये 3 चक्कर लगा लेगा। सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर लगा लेगी और रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा के यहीं पर मिल जाएगा। क्योंकि जब ये दोनों दौड़ेंगे 18 मिनट बाद, जब सोनिया यहाँ होगी, 18 मिनट बाद जब सोनिया यहाँ पर होगी तब रवि एक चक्कर लगाकर, सपोज करो ये आधा स्थान है तो वो रवि यहाँ पहुँच चुका होगा और सोनिया यहाँ होगी। क्योंकि एक चक्कर जब सोनिया का होगा तब रवि अपना एक चक्कर पूरा करने के बाद आधा चक्कर और लगा चुका है,
और जब सोनिया अपना दूसरा चक्कर पूरा कर देगी, मतलब 18 दूनी 36 मिनट ले लेगी, तब रवि क्या कर लेगा कि इतना ही चक्कर, मतलब इतना तो वो लगाएगा और एक और लगा देगा, तो यहीं स्थान पर मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन अपन ने कॉमन सेंस से भी निकाल ला कि जब 36 मिनट बाद दोनों उसी स्थान पर मिल जाएंगे जहाँ से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था। तो ये तो लगाया अपन ने कॉमन सेंस से। और जो इस प्रकार के सवालों में अपन को लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। तो अपन यहाँ लिख देंगे, दिया है सोनिया वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाती है बराबर 18 मिनट, और रवि वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाता है बराबर 12 मिनट। तब अपन लिखेंगे, तब अब अपन ये यहाँ लिखेंगे 18, अपन ज्ञात करेंगे इनका गुणनखंड। तब 18 को 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। तब 18 बराबर अपन लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। और अब अपन 12 बराबर क्या लिख देंगे, तथा यहाँ लिख देंगे, तथा 12 बराबर क्या है 2, 6, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1, तो 18 बराबर क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3। तब अपन को लघुत्तम समापवर्तक में जो कॉमन है अर्थात एलसीएम, उसको एक बार लिख देना है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसको एक बार लिख देना है। 3 मिल रहा है तो इसको भी एक बार लिख देना है। अब इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको अलग से लिख देना है, इस जो का जोड़ा नहीं बना तो इसको अलग से लिख देना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तब एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 36। और यहाँ अपन लिख देंगे अतः 36 मिनट पश्चात बे का मतलब रवि और सोनिया उसी स्थान पर होंगे जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। तो ये हो गया। इसको नहीं अपन को लिखना है, तो समझाने के लिए बनाया था पूरा का पूरा डायग्राम। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो यदि आपको 18 और 12 के गुणनखंड आते हैं तो इसको भी छोड़ सकते हो, सीधा लिखेंगे 18 बराबर 2 गुणे 3, और सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब एलसीएम कितना होगा, जो 2 दोनों में कॉमन मिला है उसको लिख देंगे एक बार, जो 3 दोनों में कॉमन मिला है उसको लिख देंगे एक बार, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उनको गुणा में अलग से लिख देंगे, जैसे 3 और 2। ठीक है जी। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 36। यार आज क्या हो गया, 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36। तो 36 मिनट पश्चात भी उसी स्थान पर होंगे जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। ठीक है जी। तो इसी के साथ जो अपनी एक्सरसाइज 1.2 अर्थात 1.2 है वो समाप्त हो रही, और अपन जो कल से एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। एक्सरसाइज 3 बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे उसको। ठीक है जी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी के साथ क्लास भी समाप्त हो रही है।